व्हाट विल डू हियर, हम इसको दोनों वेव को सेम लाइन में तो ट्रेवल करवाएंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल करवाएंगे। तो जिसके कारण क्या होगा, देखो क्या होगा, यू विल सी। मान लो एक वेव ऐसे चलता हुआ आ रहा है, ऐसा चलता हुआ आ रहा है। अब मैं दूसरे वेव को दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल करवाता हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करवाता हूँ। थिंक थिंक थिंक। और कौन सी वेव? प्रोग्रेसिव वेव, जिनका नेचर सेम होगा। मतलब अगर ये लॉन्जिट्यूडिनल है तो ये भी लॉन्जिट्यूडिनल, ये ट्रांसफर है तो ये भी ट्रांसफर। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, दोनों की हाइट सेम रहेगी, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। मतलब जितनी पल्स इसकी जा रही है, तो पल्स भी बोलते हैं एक पार्ट को, उतनी ही पल्स इसकी भी जाएगी। तो देखो देखो देखो, तुम्हें फील आएगा कि ऐसा कुछ बनने वाला है, हाँ या ना? राइट, ठीक। तो कैन यू टेल मी ये दोनों वेव का इक्वेशन क्या होगा? जो ब्लू वाली वेव है उसका इक्वेशन क्या होगा? y1 इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, a साइन ओमेगा टी। कहाँ जा रही है वो? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो क्या लिखना चाहिए? माइनस के। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस ए एक्स, राइट। और जो मैंने रेड कलर से लिखा है प्यारे बच्चों, उसका इक्वेशन क्या रहेगा? y2 इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड सेम रखना है, साइन मतलब नेचर भी सेम रखना है, ओमेगा टी मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम रखनी है। तो सर क्या अलग करना है? प्लस के एक्स। प्लस के एक्स मतलब इट इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इट इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, राइट। सो तुम्हें फील आ गया होगा अब कि ऐसा करने से क्या हो रहा है। ऐसा करने से कुछ ऐसी वेव बन रही है, दिख रही है, लूप्स के फॉर्म में। इनको लूप्स बोला जाता है, लूप्स। such type of wave is called as standing wave। ऐसी वेव को क्या बोला जाता है भाई? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव also called as stationary wave। also called as stationary wave। what is the meaning of standing और stationary? स्टैंडिंग और स्टेशनरी का यहाँ मीनिंग हो रहा है एट रेस्ट, एट रेस्ट। अब आप बोलोगे सर वेव कैसे रेस्ट पे हो सकती है? अगर वो रेस्ट पे होती तो वो तो वेव ही नहीं होती। तो ध्यान से सुनो, ये वेव ट्रेवल तो कर रहे हैं बट वहीं के वहीं एक ही पाथ पर छोटे से पार्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रहे, प्रोग्रेस नहीं हो रहे हैं। समझाता हूं। तुमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, ठीक है, जैसे गिटार होता है, गिटार में जो तार लगी होती है, देखे हो ना, जब गिटार बजता है तो तार को बजाते हैं ना, वाइब्रेट करते हैं, राइट। तो जब उन्होंने वाइब्रेट किया तो जो गिटार का जो तार होता है, जो वायर होता है, वो वाइब्रेट करने लगता है। मतलब उसके अंदर क्या बनती है? ट्रांसवर्स वेव बनती है, राइट। वो ट्रांसवर्स क्या वेव क्या होता है? एक एंड से दूसरे एंड जाती है और फिर दूसरे एंड से पहले एंड वापस आती है। तो यहाँ भी तुम्हें फीलिंग ऐसी आ रही है, इमेजिन करो ये हमारा एक एंड है, ये हमारा दूसरा एंड है। ऐसे मैंने पकड़ के रस्सी को हिलाया तो ये रस्सी ऐसे गई और फिर पलट के वापस आई। फील आ रहा है प्रैक्टिकली? when we have vibrated the string, स्टैंडिंग या ट्रांसवर्स वेव जाना शुरू हो जाती है और दूसरे एंड पे कोलाइड होके वापस आती है। फिर ये यहाँ पे आएगी, आइडियल अज्यूम करो एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, फिर ये वापस जाएगी, ये खेल वहीं का वहीं चलते जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव्स। नाम समझ आया आपको? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। क्लियर? So standing waves is actually a composition of two plane progressive waves traveling along same line, देखो same line पे है, but in opposite direction, but in opposite direction। देखो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो you will see ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है।
ऐसे कुछ दिखेगा आपको, राइट। एक वेव का हमारे लिए क्या होता था भाई, एम्पलीट्यूड हुआ करता था, याद करो। अब ये भी हमारी दूसरी वेव का क्या है भाई, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो बताओ स्टैंडिंग वेव का टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, बोलो बोलो भाई कितना हो गया, ट्वाइस ए हो गया, दिख रहा है, ट्वाइस ए। अभी प्रूव भी करूंगा मैं, डोंट वरी, पहले इसके बेसिक्स को समझो। तो व्हाट इज स्टैंडिंग वेव, इट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम टाइप ऑफ वेव, सेम टाइप मतलब आइदर लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, ट्रेवलिंग विथ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द वेव फॉर्म इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव। ये देखो समझ आएगा आपको, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा चलो अब इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो वेव बन रही है, अब ये सिंगल वेव है, अब बन गई है ये जो वेव बन रही है, इसमें कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो अपने मीन पोजीशन पे है, ये देखो अपने मीन पोजीशन पे, ये वाला ये वाला ये वाला, ऐसे पार्टिकल को बोला जाता है बच्चों नोड्स। क्या बोला जाता है, नोड्स, नोड, NODE। तो नोड मतलब स्टैंडिंग वेव के वो पार्टिकल जिनका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जिनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, या बोलेंगे जो अपने मीन पोजीशन पे है, जो अपने कहां पर है, मीन पोजीशन पे है। देखो तुम्हें फील आ रहा है कि इस बात से, जो अपने कहा है, मीन पोजीशन पे, करेक्ट। अच्छा दूसरे वो पार्टिकल है जो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये देखो ये वाला ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, और ये वाला भी ऊपर वाला, इनको बोला जाता है बच्चों एंटी नोड। क्या बोला जाता है भाई, एंटी बोले तो अपोज होता है ना, अपोजिट, नोड एंड एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड। तो नोड मतलब पार्टिकल एट देयर मीन पोजीशन, एंड एंटी नोड मतलब पार्टिकल एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको बोल सकते हैं, राइट। तो यहां लिख देता हूं मैं, पार्टिकल्स विथ जीरो डिस्प्लेसमेंट। समझ गया, जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब एट मीन पोजीशन। एंड व्हाट आर एंटी नोड, पार्टिकल विथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बताओ भाई कितना बात समझ आई, हैव वी गॉट दिस 2 पॉइंट। सर इससे पहले भी तो ऐसा हुआ था, अरे प्यारे बच्चे, इससे पहले हर पार्टिकल को मौका मिल रहा था ऊपर जाने का, फिर नीचे आने का, ऊपर जाने का, नीचे आने का, लाइक अ रोलर कोस्टर जा रहे थे वो पार्टिकल, लाइन लगी हुई थी कि बेटा तेरा नंबर, अब तेरा नंबर है, समझ रहे हो। एसएचएम, एसएचएम यहाँ भी हो रहा है, लेकिन हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, यहाँ वाले पार्टिकल का मिनिमम, यहाँ का मैक्सिमम, इनके बीच में कहीं तो भी इंटरमीडिएट रहेगा, क्लियर। तो ये जो मैंने आपको लूप्स बनाए हैं, हाउ मेनी लूप्स आर देयर, 3 लूप्स आर देयर। तो 3 लूप में कितने नोड बने, सोचो सोचो सोचो। ये देखो ये भी जगह पे है, ये भी अपनी जगह पे, हाउ मेनी नोड्स आर देयर, 4 नोड्स है, एंड हाउ मेनी एंटी नोड्स आर देयर, हाउ मेनी एंटी नोड्स आर देयर, 1 2 3। मैं क्या बताना चाहता हूँ समझ गया, व्हाट आई वांट टू टेल यू, 6 नहीं पड़ेगी बेटा, इसको 3 ही पड़ेगा, नीचे नहीं, एक ही है ये, ऊपर भी एम्पलीट्यूड नीचे भी एम्पलीट्यूड, 3 लूप 3 एंटी नोड। बताता हूँ बेटा समीरा, सारे पॉइंट्स बताता हूँ। 3 लूप 3 एंटी नोड्स, और उससे एक ज्यादा क्या रहेगा, एंटी नोड, तो उससे एक ज्यादा क्या रहेगा, नोड। जितने लूप उतने एंटी नोड रहेंगे, और उससे एक ज्यादा क्या रहेगा, नोड रहेगा, क्लियर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
चलो अब नोड और एंटी नोड के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक आपको बताते जाऊंगा, आपने इसको कैच करते चलना। नोड आर हैविंग, नोड्स आर हैविंग, देखो ये वाला पार्टिकल अपनी जगह पर है, ये वाला पार्टिकल अपनी जगह पर है, मतलब इस जगह पे क्यों आया होगा, जब ये वेव ऐसे दबी तभी आया ना, ऐसे दबी आकर, फील करो ऐसे दब गई आकर, मतलब यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, मैक्सिमम। और यहाँ पर ये वेव स्ट्रेच हुई होगी, अभी इसको लॉन्जिट्यूडल के फॉर्म में सोचो, जल्दी समझ आएगा। देखो वेव आकर ऐसे कॉम्प्रेस हुई तो ये दब गया पार्ट, फिर बाद में वो स्ट्रेच हुई, स्ट्रेच मतलब रेयर फ्रैक्शन, गेटिंग द पॉइंट। तो जहां कॉम्प्रेशन हो रहा है उनको नोड बोला जा रहा है, तो नोड्स आर हैविंग मैक्सिमम प्रेशर, प्रेशर एंड डेंसिटी, इनकी प्रेशर और मैक्सिमम। और ऑब्वियस बात है एंटी नोड की कैसी रहेगी, एंटी नोड्स आर हैविंग, बोलो बोलो बोलो, मिनिमम प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है। नोड पे प्रेशर ज्यादा तो ऑब्वियस बात है डेंसिटी भी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एंटी नोड पे प्रेशर मिनिमम, डेंसिटी भी मिनिमम, ऑब्वियस बात है ये, ठीक है, कॉमन सेंस, क्लियर। चलो इतना बेसिक उतार लो तब तक, इतना बेसिक उतार लो तब तक, फिर मैं वेव के बारे में थोड़ा चर्चा करता हूँ। चलो भाई कर लिया नोट, बहुत अच्छे। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था गिटार वाला, कि गिटार के तार को आप जब बजाओगे, वाइब्रेट करोगे, तो वेव्स वहीं की वहीं रहेगी, एक एंड पे जाएगी दूसरे एंड पे वापस आएगी, आइडियल कंडीशन में वो वहीं के वहीं घूमते रहेगी, यस सर ना। तो मुझे बताओ, वो जो तुमने एनर्जी प्रोड्यूस की है, वेव प्रोड्यूस करना मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना, तो वो जो गिटार में तुमने एनर्जी प्रोड्यूस की है, वो एनर्जी जा रही है फिर वापस आ रही है, फिर जाती है फिर वापस आती है, क्या वो एनर्जी किसी पॉइंट पे किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रही है, नो no. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हमारी जो स्टैंडिंग वेव्स होती है, दे डू नॉट ट्रांसफर एनी एनर्जी, वो किसी भी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती, मतलब इसके अंदर एनर्जी तो होती है, देखा हमने एसएचएम में, हाफ के ए स्क्वायर एनर्जी तो होती है, कितनी एनर्जी होती है, इनफैक्ट डबल होती है, कि दो वेव है ना, एक वेव के अंदर कितनी एनर्जी थी, हाफ के ए स्क्वायर, तो दो वेव के अंदर डबल एनर्जी होगी, बट वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडिंग वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है स्टैंडिंग वेव्स। चलो भाई बोलो, एक पॉइंट तो मैंने आपको बोल दिया, बाकी के पॉइंट आप बता सकते हो। बोलो बोलो बोलो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, देर इज देर इज नो देर इज नो
ट्रांसफर ऑफ momentum and energy. There is no transfer of momentum and energy. ये एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते हैं. राइट. सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. सर एम्पलीट्यूड तो खुद मैक्सिमम होता है, वो डिस्प्लेसमेंट की वेव में हुआ करता था, प्रोग्रेसिव वेव में हुआ करता था. यहाँ हर एक का एम्पलीट्यूड अलग अलग है. अभी और फील आएगा तुम्हें जब मैं इसका इक्वेशन बताऊंगा ना. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, वो देखा था मैंने, a प्लस ए. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज डबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मतलब भाई साउंड क्लियर है? कहीं डिले तो नहीं हो रहा है, लैग तो नहीं हो रहा है? बाकी लोग फटाफट बोलो. ओके चलो, थैंक यू. सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव इज ट्वाइस ए. ये पॉइंट तुम्हें समझ आ गया होगा. छोटा मोटा अगर उसमें कंफ्यूजन होगा भी तो इक्वेशन के समय पे और क्लियर हो जाएगा ये. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये लॉन्जिट्यूडिनल से भी बन सकती है या दो ट्रांसफर से भी बन सकती है. तो टू लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसफर वेव, ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वेव कैन फॉर्म. कौन सी वेव फॉर्म कर सकती है भाई? स्टेशनरी वेव्स. अब ये मन में सवाल मत लाना सर एक लॉन्जिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स लिया तो चलेगा क्या काम? बिल्कुल नहीं. उनका फेस कैसे मैच होगा? उनका नेचर ही मैच नहीं होगा. तो समझ रहे हो बात को? तो दोनों सेम नेचर की होना चाहिए, सेम टाइप की होना चाहिए. या तो दोनों लॉन्जिट्यूडिनल या तो दोनों ट्रांसवर्स. क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छा. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा. मेरा ऐसा वेव था ना, ये ऐसा वेव था ये. राइट. तो ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और ये जो सेंटर वाले है ये क्या है भाई? एंटी नोड. राइट. और ये एक वेव का पूरा डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी है ये लैम्बडा होता है. सभी जानते हैं एक पल्स का, एक वेव का. राइट. ये लैम्बडा है. तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरा लैम्बडा है तो ये आधा कितना होगा? आधा कितना होगा? लैम्बडा बाई 2, विच इज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड. विच इज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड. देखो देखो आराम से, दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2 है. यस और नो? यस और नो? कैन आई राइट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, आजू बाजू के नोड्स या फिर एंटी नोड्स? दो नोड या फिर एंटी नोड, क्योंकि ये इनका भी तो डिस्टेंस सेम है ना. ये देखो ये भी डिस्टेंस सेम है. मैं चाहे तो बता देता हूँ इसको, ये डिस्टेंस भी सेम है. ये भी कितना रहेगा? लैम्बडा बाई 2. तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स और एंटी नोड्स इज लैम्बडा बाई 2. क्या ये सेंटेंस सबको समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे के डेरिवेशन में भी काम में आएगा. अभी रिप्लाई फास्ट. दो नोड के बीच का डिस्टेंस या दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, आइडियली सेम होता है, और वो वैल्यू कितनी होती है? हाफ ऑफ द वेवलेंथ.
वेवलेंथ लैम्डा होती है तो उसका आधा हो जाएगा λ/2। क्लियरली यू कैन सी। बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं λ/2 का भी आधा कर लेता हूँ, आधा मतलब λ/4, λ/4। तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, एक पल्स के भी आधा। ये क्या है, ये एंटी नोड है, ये देखो ये एंटी नोड है और ये नोड है। इट मीन द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज λ/4। आई रिपीट माई सेंटेंस। दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, और एक नोड और एक एंटी नोड का डिस्टेंस उसका भी हाफ मतलब λ/4। अरे क्लियर विद दिस फिगर? तो आई कैन राइट द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड adjacent antinode, उसके बाजू के एंटीनोड इज कितना, λ/4। कितना रहेगा भाई, λ/4। ये वाला पॉइंट जो मैंने पॉइंट मार्क किया ना, ये वाला। आर यू क्लियर विद दिस टू टर्म? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो नोट कर लो। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है बट वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिखवा दिए। नोट कर लो, कर लिया नोट? कर लिया नोट? भाई अपना आज इवनिंग में डाउट सेशन रहेगा, लेक्चर रहेगा, ठीक है? तो उसमें हम साउंड वेव के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रोग्रेसिव वेव के जरा हायर क्वालिटी के, ठीक है? एच सी वर्मा के भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो इवनिंग में क्लास रहेगा, सो प्लीज बी अटेंड, ठीक है? और उसका टाइमिंग आपको सर बता देंगे, मैसेज आ जाएगा इवनिंग, ठीक? तो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई विल टेक अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन देयर, ठीक है? अच्छा, कल वाला क्वेश्चन आ गया था आपको, वो जिसमें दो वेव का, दो वेव का नहीं, वेव का दो गैसेस में आपको वेलोसिटी इक्वल दिया था एंड यू हैव टू कैलकुलेट अ टेम्परेचर। आया था या नहीं आया था? मैंने बोला था आपको अंडर रूट ऑफ गैमा RT/m से दोनों को कंपेयर करना, स्क्वायरिंग करना, कॉमन टर्म कैंसल आउट हो जाती है और मोलर मासेस पता है आपको। आया था भाई? ओके, अगर नहीं भी आया होगा तो मैं इवनिंग में बता दूंगा, ठीक है? चलो अब हम इसका इक्वेशन देखते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे भाई, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है? जैसे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx, एक प्रोग्रेसिव वेव का। उसके प्रेशर का इक्वेशन हमने देखा था, प्रेशर वेव जो बनती है हमारी, जो साउंड वेव है प्रेशर है, डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा p नॉट कॉस ओमेगा t माइनस kx। याद है ना, 90 डिग्री से फेस चेंज हुआ था, जहां पर डेल्टा p नॉट के ए बी था, 2 दिन से वही पढ़ रहे थे, ठीक? अब ऐसे ही हम स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन निकालेंगे। कैसे? देखो, स्टैंडिंग वेव दो वेव से मिलके बन रही है, बोलो फटाफट कौन सी? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा है सर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बहुत बढ़िया। अब जब ये दोनों मिलेगी एक ही रास्ते पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनका जो नया डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा इन दोनों की वेक्टर सम। वेक्टर सम समझते हैं ना आपको कि डिस्प्लेसमेंट है नहीं, वेक्टर सम। तो बोल भैया y1 की वैल्यू क्या है?
वो है सर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस y2 की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, राइट। चलो अब कुछ खास बात नहीं है, छोटा मोटा सा मैथमेटिक्स है। साइन ऑफ ए प्लस बी तो सभी जानते हैं, बचपन में पढ़ा है तुमने। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी सर, और प्लस कॉस ए साइन बी सर, यस सर नो। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या यहाँ कुछ ऐसा ही लगता दिख रहा है? देखो देखो देखो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, मानने में क्या बुराई है। तो टेक ए कॉमन, कौन सा वाला, ये बाहर एम्पलीट्यूड वाला ए कॉमन लिया, यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन ए बोले तो साइन ओमेगा टी कॉस बी मतलब कॉस के एक्स, बीच में माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी, बराबर। ये पहले वाली टर्म का। अब दूसरे वाली टर्म का प्लस, बोलो इसका क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, और बीच में प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी। बताओ भाई, किसी के मन में शंका यहाँ तक? चलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कौन सी दो टर्म है जो खत्म होने जा रही है? तो मुझे दिख रहा है सेकंड वाली और फोर्थ वाली, राइट, कैंसल आउट हो जाएंगे। और ये टर्म इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये प्लस ये ट्वाइस हो जाएगा। तो मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ट्वाइस ए कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। देखो भैया, तुम्हें यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आराम से देखो। कुछ नहीं किया, जैसे एक फॉर्मूला लगाया, कॉमन टर्म को कैंसिल किया विथ नेगेटिव साइन, और जो सेम साइन का था उनका एडिशन कर दिया। फटाफट करो रिप्लाई। तो ये जो इक्वेशन आया है, देखो मैंने इसको कैसे लिखा है, ध्यान से देखो। इक्वेशन में मैंने एक्स वाली टर्म पहले लिखी है, मतलब जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, और जो डिपेंड ऑन टाइम है उसको बाद में लिखा है, राइट। तो इक्वेशन बना ट्वाइस ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। देखो स्प्लिट हो गए दोनों, स्प्लिट हो गए दोनों, टाइम अलग भाग रहा है और ये फेज अलग भाग रहा है। के एक्स मतलब फेज हुआ करता ना, फेज दिखता है। हाँ, दिस इज कॉल्ड बच्चों इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब तुम जानते हो साइन टर्म आया है, साइन टर्म बताता है कि ये भी साइनोसाइडल है, यस सर नो, ये भी साइनोसाइडल है। अब तुम जानते हो साइन और कॉस को छोड़कर जो पूरी टर्म बचती है, ये पूरी टर्म, इसको क्या बोला जाता है? अरे जैसा कि यहाँ पर साइन को छोड़कर जो बाहर होता है मल्टीप्लाई में, वो क्या होता है? समझ गए तुम, भावनाओं को समझ गए तुम। सर वो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है, वैसे ही ये स्टैंडिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड है, देखो कितना बड़ा है। और स्टैंडिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड तुम्हें समझ आ गया होगा, कांस्टेंट नहीं होता है। ये देखो देखो देखो, वो डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पर। देखो ना, फील करो जो मैं बातें बोल रहा हूँ। ऊपर देखने पर पता है सभी को ये वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, ये भी वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, लेकिन इनसे मिलकर जो नई वेव बनी है उनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। तुम खुद सोचो, 5 मिनट पहले मैंने बताया था किसी का एम्पलीट्यूड 0 था, नोड बना था। किसी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था तो मैंने लिख के दिया था टॉइस ए। ये सभी ऐसे है नहीं, इनके बीच में भी तो कुछ है ना। वो वाले पार्टिकल यहाँ से आ जाएंगे। देखो कॉस की वैल्यू पे, ये कॉस के एक्स की वैल्यू अगर 0 हुई तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा टॉइस से, cos 0 1। ये वैल्यू 90 हुई फॉर एग्जाम्पल π/2, तो कॉस π/2 0, पूरी टर्म 0 आ जाएगी, नोड आ जाएगा। फीलिंग आ रहा है भाई बात का? यहाँ मैं लिख देता हूँ, वेयर वेयर टॉइस ए कॉस के एक्स इज कॉल्ड व्हाट? एम्पलीट्यूड। ये हमारा क्या है भाई?
एम्पलीट्यूड है स्टैंडिंग वेव्स का। तो स्टैंडिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड याद रखना कांस्टेंट नहीं होता है, इनफैक्ट डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पर। यही कारण है, यही कारण है, ये दोनों अलग अलग टर्म है, और यही कारण है कि ये वेव प्रोग्रेसिव नहीं होती है। कहां से प्रोग्रेस करेगी? साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऊपर नीचे तो हो रही है चीजें, लेकिन उसमें एक्स है ही नहीं, एक्स है ही नहीं, सिर्फ वाई के फॉर्म में लिखा है हमने। इमेजिन करो ये वेव ऐसे जा रही है, फिर ऐसे वापस आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे वापस आ रही है, जा रही है, आ रही है। दिख रहा है तुम्हें? कहाँ एक्स है? प्रोग्रेस है ही नहीं, देर इज नो प्रोग्रेस। क्लियर? तो याद रखना स्टैंडिंग वेव इज नॉट प्रोग्रेसिव वेव। लिख दो वहां पे, लिख दो, तुम भूल जाओगे। नोट, नोड बोले तो ये हमारा नोट है, नोड नहीं है वो। अब बहुत कंफ्यूजन होगा। अब सारा जब मैं कल से आपको पढ़ाऊंगा ना, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम आएंगे ना। ठीक है, मैं आज ग्रुप पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी डालूंगा, उसको देखना साउंड वेव्स के बारे में, तो नोट करके लिखेंगे कि भाई स्टेशनरी वेव इज नॉट ए प्रोग्रेसिव वेव। ये प्रोग्रेसिव नहीं होती है, ये प्रोग्रेसिव नहीं होती है, ये वहीं के वहीं घूमती है, वहीं के वहीं घूमती है, ये प्रोग्रेस नहीं करती है। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या?